बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, दुर्गादेवी शर्मा उच्च प्राथमिक मराठी शाळा, रजनी अशोक कदम, एल विभाग। मैं रजनी अशोक कदम, आपकी वर्चुअल क्लास टीचर, इस वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करती हूँ। स्कूल बंद है, फिर भी हमारी पढ़ाई चल रही है। हम पढ़ाई कर रहे हैं और इसके लिए हमें मुंबई महानगर पालिका ने यह वर्चुअल क्लासरूम उपलब्ध करा दी है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि महानगर पालिका मुंबई के बच्चों के लिए इतना सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। इस वर्चुअल क्लासरूम में एक बार फिर से मैं रजनी अशोक कदम आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सुलभ भारती कक्षा 8वीं विषय हिंदी। हमारी पाठ का नाम है खेती से आई तब्दीलियां। तब्दीलियां यानी बदलाव। कौन कौन से बदलाव खेती की वजह से आए हैं, यह हम इस पाठ में पढ़ेंगे बच्चों। और पता है इस पाठ के लेखक कौन है? हाँ, इस पाठ के लेखक है सम्माननीय प्रथम पंतप्रधान जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जी हाँ, हमारे पहले पंतप्रधान आपके बच्चों के चाचा नेहरू यह इस पाठ के लेखक है। उन्होंने बहुत सारी जानकारी लिखकर रखी है और इसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं उनका परिचय देती हूँ। जन्म 1800 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। परिचय। चाचा नेहरू जी का जन्म 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 27 मई 1964 में नई दिल्ली में हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। नेहरू जी के आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित किया है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम। जी हाँ बच्चों, भारत की खोज इस किताब में उन्होंने हमारा इतिहास लिख कर रखा है। उसी तरह अपनी पुत्री माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को उनके बचपन में जब वह कारागृह में थे स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए, तो उन्होंने अपने पुत्री को इन पत्रों के माध्यम से ज्ञान बांटा है, सींचा है। और वह पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम से प्रसिद्ध है। हम आगे देखेंगे। प्रस्तुत पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। इस पत्र में आदिम अवस्था यानी कि वन मानुष से लेकर हमें कैसे तब्दीलियां आई है, आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। उनकी पुत्री इंदिरा गांधी जी खुद भी पंतप्रधान रह चुकी है। इस तरह उनका बचपन बहुत नेकी से संवारा गया है। जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग ले रहे थे, तो छोटी इंदिरा की टोली भी इस स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल थी।
उनकी पत्नी कमला जी, उन्हें जब जवाहरलाल जी कारागृह में थे तो उन्हें हर एक बातों से समझाकर उनके ऊपर संस्कार किए थे। इस तरह दोनों ने किस तरह से पंडित जवाहरलाल जी ने इंदिरा जी को खेती से आई तब्दीलियां समझाई है, यह पाठ में हम पढ़ेंगे। यह चित्र दिख रहा है जो वन मानुष से आम आदमी की तरफ हमारा हुआ विकास दर्शाता है। हम पहले कैसे थे और अब हमारे में को जो बदलाव आया है, वह बदलाव आने में जो भी जरूरी थी चीज वह थी खेती। और इसका कारण ऐसे बताते हैं, वह यहां बताते हैं। पत्र की शुरुआत उन्होंने संबोधन से की है, प्रिय बेटी इंदिरा। अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बांटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बांटना शुरू हो गया। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती थी। कैसे था माहौल उस वक्त का? तो बच्चों, उस वक्त जब ऐसे कहा जाता है कि जब पेड़ पर खाना खत्म हुआ और खाने को ढूंढता हुआ जब वन मानुष जमीन पे आने लगा और उसका विकास होने लगा, तो आहिस्ता आहिस्ता हर एक प्रकृति का निरीक्षण करते हुए उन्हें कुछ मालूमात होने लगी बातें, उन्हें अवगत होने लगी बातें कि देखो, बीज बोया जाता है तो बीज से कुछ न कुछ फलता है, फूलता है, उगता है। और यह चीजें जब उन्हें पता चली तो उन्होंने क्या किया, उनको फिर बोया, फिर उनको धान मिला, फिर उनको बोया और ज्यादा धान मिला। तब उसे पता चला कि खाने के लिए शिकार ढूंढने से यह ज्यादा आसान काम है। अगर यह खाना हमें बहुत आसानी से उपलब्ध होता है तो हम एक जगह टिककर इस खाने को पा सकते हैं। और तब वन मानुष लंबो मीलो चलना जो था वह थम गया। लेकिन सबका नहीं, उसमें से आधे लोग शिकार करने के लिए जाते थे तो आधे लोग घर पर रहकर अपनी खेती की निगरानी करते थे। तो खेती ने पहला तब्दीली कौन सी आई? वन मानुष को एक जगह टिकना सिखा दिया। सबसे पहले कौन सी जरूरत निर्माण हुई? टिकना, एक जगह टिक जाना, एक जगह इकट्ठा रहना। और फिर उन्होंने अपने काम बांट लिए। बच्चों का ध्यान रखने के लिए, खेती का ध्यान रखने के लिए। उसी तरह यह खेती करने के लिए पशु अगर साथ में काम करते हैं तो बहुत आसान होता है। यह उन्हें पता चला तो उन्होंने पशु पालना सीख लिया। तो जो पशु इजीली उनके साथ रहते आए थे तो उनको संभाल कर रखने लगे, तो संभलना सीख लिया, संभालना सीख लिया। तो उन्होंने बचत, सेविंग करना भी सीख लिया। तो सबसे पहले काम बांटे गए। औरतें रहकर बच्चों को, पालतू जानवरों की निगरानी करने लगी और वन मानुष अभी भी शिकारी पर जाता था। लेकिन वह जाते जाते उनको शिकार करने के लिए क्या हुआ, चुप्पी साध कर बैठना पड़ता था। तो औरतें खेती की निगरानी करते वक्त खाली वक्त में एक दूसरे के साथ
बातें करती थी। तो उन बातों से ही भाषा का विकास हुआ और वह विकास होते गया। इसके बाद हम देखेंगे, जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो खेती के साथ बहुत सी नई नई बातें भी अपने आप उनके ध्यान में आने लगी। सीखते गए। कुछ भी एक चीज अगर आप बार बार करो तो आपको ध्यान आ जाता है कि ऐसा करने से इतना ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा करने से इतना ज्यादा अच्छा होता है। तो पहले तो काम बढ़ गए, फिर उनको ध्यान आने लगा कि खेती करते करते, हल चलाते चलाते जो जो दिन गुजरते गए, उन्होंने नए नई चीजें, पेशे सीख लिए और वो उनमें पक्के होने लगे। मतलब कैसे खेती करते हैं, तो कुछ लोगों में वह अपने आप वो हुनर आने लगा। तो अभी देखिए, काम बढ़ गए। हाँ, काम बढ़ गए। फिर मनुष्य ने एक जगह टिकना सीख लिया। अभी हुनर सीख लिया। उन्होंने हुनर सीख लिया कि ऐसा करने से ज्यादा धन मिलता है। तो उनके हुनर बढ़ गए। हाँ, चलिए मेरे साथ पढ़िए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे, शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्होंने गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों को चराने के लिए चरगाहों की जरूरत पड़ती थी। अब एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। देखिए, अभी हमने क्या देखा? मनुष्य ने खेती करने से काम बढ़ गए, हुनर प्राप्त किए और एक फायदा हुआ कि खेती करने के लिए लोग एक जगह टिकने लगे। तो उन्होंने एक दूसरे के नियम बना लिए और इन नियमों के साथ वो लोग इकट्ठा रहने लगे, तो उनके गांव बन गए। ऐसे ज्यादा गांव बनने से उनके कस्बे बन गए। विकास होता चला गया। पहले तो लोग शिकार करने के लिए इधर उधर घूमते थे। फिर उनके साथ जो जानवर जानवर रहते थे, उन जानवरों को खिलाने के लिए उनको आगे तक जाना पड़ता था। अभी उन्होंने अलग से काफी घास नहीं होती थी, तो भी उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो इस परिच्छेद में हमने देखा कि गांव और कस्बे कैसे बन गए। आगे जब लोगों की खेती करने का समय आ गया और उनके पास जमीन के पास रहना जरूरी हो गया, जमीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा रहता था। कभी ध्यान रखना, कभी पंछियों से बचाना, इस तरह से, या फिर उसमें दूसरा कुछ और कुछ ना उगे, इसलिए साफ रखना खेती को। इस तरह से काम बनते गए और इस तरह से गांव बसा, कस्बे बसे और शहर बन गया। तो उस वक्त का शहर कैसे था? आपने मोहनजोदड़ो पिक्चर देखी है कि नहीं? सिनेमा देखा है ना? उसी तरह गांव बसते गए और फिर उन्होंने अपना विकास करते करते इतना अच्छी तरह से विज्ञान सीख लिया और इतने अच्छी तरह से घरों की रचना करते गए। फिर घर बनते गए, गांव बन गए, गांव से कस्बे बने, कस्बों से शहर बना। आगे हम देखेंगे दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई थी, और वह थी अब आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी। जी हाँ, गांव बसने लगे,
खेती में आदमी काम करने लगा। खेती से जमीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज्यादा आसान था। इसके अलावा जमीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। इससे वे सुरक्षित रखते थे। एक और मजे की बात सुनो। जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपये और दूसरी चीजें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में जरूरत से ज्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को जमा कर देता था। जी हाँ बच्चों, और एक तब्दीली आई। क्या तब्दीली आई? जरूरत से ज्यादा खाने की मात्रा उपलब्ध हुई। जी हाँ, तो अभी यहाँ क्या हुआ? बचत बचत करना आदमी ने सीख लिया। क्या बचत? जो भी बचा है उसको संभालना आदमी ने सीख लिया। तो सबसे पहले उसका दूर दूर तक चलना रुक गया। जिंदगी आराम से कटने लगी। हुनर प्राप्त हुए, गांव निर्माण हुआ, नियम बना लिए रहने के। उस तरह से शहर निर्माण हुए। अब उनके पास जो ज्यादा अनाज था उसको वो जमा करके रख देने लगे, और इससे क्या हुआ? उनकी जिंदगी आराम से कटने लगी। आगे देखते हैं। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसीलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था। जितना पेट भरने के लिए जरूरी था उससे ज्यादा मेहनत वो करते थे। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं, चेक लिख कर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसे वे बैंक में रखते हैं, और वही लोग मालदार है जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं है वह गरीब है। जी हाँ बच्चों, जितनी आसान उनकी जिंदगी हुई उसी तरह उनकी जिंदगी में एक और तब्दीली आई, एक और बदलाव आया। और वह बदलाव था कि अमीर और गरीबी निर्माण हुई। जिनके पास जो रुपये बचा कर रखते थे तो उनको जरूरत से ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपना बचत करना शुरू किया। और जो मालदार लोग हैं वही बचत करते थे, जिनके पास अतिरिक्त है वही बचत करते थे, है ना? पढ़ा आपने सभी? वेरी गुड। तो आगे हम देखते हैं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं कि आदमी दूसरों से ज्यादा काम करता है या ज्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है वो खाली हाथ है। कितना बुरा इंतजाम है। अभी नेहरू जी ने यहाँ पहले वाली बात नहीं की है, इस जमाने की बात की है। अभी जो आदमी अमीर है वो कुछ नहीं करता है, लेकिन उसके पास अभी भी बहुत ढेर सारा पैसा है। और आज में जो बहुत सारी मेहनत करता है वह आदमी का हाथ खाली है। यह बुरा इंतजाम कैसे हुआ? बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम इस बात को समझ न सको, इसीलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। तो नेहरू जी अपनी पुत्री को बताते हैं कि आजकल में तो आप छोटी हो, आप यह बात समझ नहीं पाओगी,
कि अरे ये कैसे हो गया। हाँ, तो इसीलिए आगे मैं समझा दूंगा, आप थोड़ा बड़ी हो जाओगी तो अपने आप समझ जाओगी। तो देखिए हमने क्या देखा, खेती में आई तब्दीलियां हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वनमानुष अपने पैरों पर चलने लगा और चलते चलते आजू बाजू का निरीक्षण करते करते उन्हें ध्यान आया कि कुछ चीजें हैं जो हम बो सकते हैं, उगा सकते हैं। फिर वह एक जगह उनकी निगरानी रखने के लिए टिकने लगे। उससे गांव कस्बे पैदा निर्माण हो गए, आदमी की जिंदगी बहुत आसान हो गई। और यह इतना था कि आपके पास अगले आपकी जरूरत के लिए बचा रहता था। तो ज्यादा बचत करते थे वह अमीर हो गए, जो बचत नहीं करते थे वह गरीब रह गए। उसी तरह यहाँ चर्चा भी की है नेहरू जी ने कि यह बुरा इंतजाम कैसे हुआ, वह आप अपने आप बड़ी हो जाओगी तो समझ जाओगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना जानना है कि खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। वह खाना उन्होंने जमा कर लिया और उस जमीन में न रुपये थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़, ऊंट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। तो उस वक्त बैंक बैलेंस रुपया था नहीं, तो कौन सी संपत्ति थी? गाय, भेड़े, ऊंट और अनाज। यह जिसके पास बहुत ज्यादा है वह अमीर, और जो नहीं है जिसके पास वह गरीब। तो पत्र के आखिरी में उन्होंने संबोधन किया है, तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से पिता पुत्री का यह जो संवाद है, अनौपचारिक संवाद है, इसे आपने पढ़ा, ध्यान से समझा और ध्यान दिया। अभी हम देखेंगे कि इस पाठ में कौन सी शब्द वाटिका में शब्द है। कस्बा, गांव से बड़ा और शहर से छोटी बस्ती, उसे कस्बा कहेंगे। देखिए एक चीज है, 4 लोग इकट्ठा हो गए तो गांव बन गया। गांव से बड़ी बस्ती बन जाती है तो उसे हम कस्बा कहते हैं। और ऐसे अनेकों कस्बे मिलकर शहर बनता है, अनेक शहर बनकर जिला बनता है, अनेक जिले मिलकर राज्य बनता है, अनेक राज्य मिलकर हमारा देश बनता है। तो हमसे हमारा देश है, हमारे देश से हम है, यह ध्यान रखना है। तो सबसे निचली हिस्से में आएगा गांव और सबसे ऊपर आएगा देश। चरागाह यानी जानवरों के चरने की जगह, जहां जानवरों को चरवाया जाता है। खाली हाथ रहना यानी पास में कुछ न होना। कहते हैं हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। सिर खपाना यानी बहुत बुद्धि लगाना। हमारी अध्यापिका ने जो प्रश्न दिए थे उसका उत्तर ढूंढने में मैंने अपना सिर खपाया, यानी बहुत बुद्धि लगाई। पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। अगर पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो जिंदगी भर पसीना बहाना पड़ेगा। यानी अभी कड़ी मेहनत नहीं की तो जिंदगी भर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चों आपको होमवर्क है, यह मुहावरे लिखकर, शब्द वाटिका लिखकर मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए।
ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम, आज हमने खेती से आई तब्दीलियां यह पाठ पढ़ा, समझा। इसी तरह अनौपचारिक पत्र की भाषा किस तरह रहती है यह भी देखा। उसी तरह हमारे प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री माननीय इंदिरा जी को जो खत लिखे थे, वह खत भी एक हमने उदाहरण देख लिया। बच्चों, आपको पाठ समझ आया यह उम्मीद करती हूँ, और इसी के साथ बहुत फिर से एक बार आप इस पाठ को जरूर पढ़िए, शब्दों को ध्यान रखिए और अच्छी तरह से पढ़िए। आपने यह YouTube चैनल देखा। इस कोविड-19 की परिस्थिति में बच्चों पढ़ना बहुत जरूरी हो गया था, इसलिए बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बच्चों को इस VTC के माध्यम से, वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से पढ़ने को प्रेरणा दी है। और इसीलिए हमारे BMC एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, लोगों को जानकारी दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। मैं आपकी वर्चुअल क्लास टीचर रजनी अशोक कदम तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद।